देश में अनेक राजनीतिक पार्टियां हैं। उनमें से अधिकांश पार्टियां व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए काम कर रही है और उनके खिलाफ में नियमानुसार कानूनी कार्रवाई हो रही है, उस पर बहुत बवेला मच रहा है। इस विषय पर मैं कुछ निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, सोनिया जी जमानत पर है, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया जी, और लोकसभा में कांग्रेस के और नेता और विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी जमानत पर है, वाड्रा जी जमानत पर है, लालू यादव जी जमानत पर है और कांग्रेस के शासन के समय में वित्त मंत्री रहे हिंदुस्तान के पी चिदम्बरम जी जमानत पर है। उनके सुपुत्र कार्तिकेय चिदम्बरम वो भी जमानत पर है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जमानत पर है और केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री वो जमानत पर है। सब जानते हैं कि मनीष सिसोदिया जी जेल में भी रहे, जमानत पर है। खड़गे जी ने भी एक कोई कर्नाटक में ज़मीन ले ली थी, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उन्होंने भी वो ज़मीन वापस लौटाई है क्योंकि उनको लगा कि इसमें संकट आ सकता है। यही नहीं, कानी मोजी जमानत पर है, ये आपको पता ही है। राबड़ी देवी वगैरह के बारे में कुछ कहने की बात नहीं है, सबको पता है कि वो भी जमानत पर है। ऐसे लोग जो केवल अपने परिवार के भरण पोषण के लिए राष्ट्र की संपत्ति का जो दुरुपयोग कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। राजनीतिक शुद्धिकरण जरूरी है ऐसे लोगों को, और निश्चित रूप से या तो अपने आप को ठीक करना चाहिए, राष्ट्रभक्त तैयार करें, ये बात ज़रूरी है। देश की संपत्ति का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग हो, यह ठीक बात नहीं है। विशेष रूप से मैं आज अभी जो इन दिनों में चल रहा है कि लोग आरोप लगाते हैं कि साहब ईडी ऐसा कर रही है, ईडी के बारे में कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन मैं एक बात आपको बताऊंगा कि नेशनल हेराल्ड मामला जो हुआ मुंबई के अंदर, और ये बहुत पुराना मामला है, कोई नया मामला नहीं है। 1937 में नेशनल हेराल्ड नाम का एक समाचार पत्र प्रकाशित करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस, उस समय एक आंदोलन था कांग्रेस के, और उसके अंदर सभी प्रकार के नेता थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल उसमें थे, हमारे, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उसमें थे, सभी लोग उसमें थे, और नेशनल हेराल्ड नाम का एक समाचार पत्र प्रकाशित करना चाहते थे। और उस समय उसके 5000 शेयर होल्डर थे, और इसमें स्वतंत्रता सेनानियों का पैसा था, उन्होंने पैसा दिया था। ये कंपनी जब बन रही थी तो सरदार पटेल ने भी कहा था कि देखिए, आप धन संग्रह कर रहे हैं, ये जनता का पैसा अपन ले करके और इसमें लगा रहे हैं, ठीक बात नहीं है। थोड़ा ऐतराज़ भी हुआ था। चंद्रभानु गुप्त जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी धन इकट्ठा किया था, और सारी ये प्रॉपर्टी जो है वो स्वतंत्रता सेनानियों की थी, और उस संपत्ति को इन्होंने खानदानी संपत्ति मान लिया। ये ठीक बात नहीं है। उन्होंने क्या किया कि 2008 में नेशनल हेराल्ड का पब्लिकेशन जब बंद हो गया तो केवल 90 करोड़ रुपया कांग्रेस ने उसमें लगाया था, लेकिन वो भी एक राजनीतिक दल था। कांग्रेस का मतलब कोई व्यक्ति नहीं था, एक राजनीतिक दल था, और ये कोई प्राइवेट व्यक्ति को, किसी व्यक्ति विशेष को ये दे नहीं सकती थी, लेकिन नियमों का उल्लंघन किया गया। उस समय भी जब नेशनल हेराल्ड की कंपनी एसोसिएट जनरल लोन नहीं चुका पाई तो कॉरपोरेट षड्यंत्र करके परिवार के पास संपत्ति आ जाए, इसके लिए उन्होंने यंग इंडिया नाम की कंपनी बनाई। इस कंपनी में 38% शेयर तो सोनिया गांधी के, 38% शेयर राहुल गांधी जी के पास रखे गए, और शेष शेयर मोतीलाल वोरा जी, ऑस्कर फर्नांडीज जैसे लोगों के पास में थे। इस कंपनी के नाम 90 करोड़ की इक्विटी शेयर ट्रांसफ़र कर दिए गए केवल 50 लाख रुपए में। यानी जो इतनी यानी करोड़ों की संपत्ति, केवल 50 लाख रुपए में वो शेयर ट्रांसफ़र कर दिए। जिस कंपनी को ये शेयर दिए गए उस कंपनी में 76% की भागीदारी, यानी 38 तो सोनिया जी की और 38 राहुल जी की, यानी केवल इन
माँ बेटों की थी। और इनकी संपत्ति कहाँ कहाँ है? दिल्ली में है, मुंबई में है, लखनऊ में है, भोपाल में है। हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, वो भी यंग इंडिया के नाम ट्रांसफ़र कर दी गई। और 90 करोड़ रुपए जो कांग्रेस ने दिए वह राइट ऑफ कर दिए। ये एक बड़ा षड्यंत्र था। हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को हड़पने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया था, जिसकी जांच हुई। यंग इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट के जो काम जो है बताया गया कि ये क्या काम करती है, क्या काम किया, ये आज तक किसी को पता ही नहीं है, मालूम ही नहीं है कि यंग इंडिया नाम जरूर सुना, समाचार पत्रों में प्रकाशित होता रहा। ईडी ने मोतीलाल वोरा, पवन बंसल, सोनिया गांधी, राहुल गांधी सबसे बुलाकर पूछा, लेकिन कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं था। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। 50 लाख रुपए में 90 करोड़ की, जो उस समय की 90 करोड़, आज तो हजारों करोड़ की हो गई, राइट ऑफ कर दी। करोड़ों की संपत्ति एक अनजानी सी अनाम कंपनी के हाथ चले जाना, ये गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट था। यानी वो केवल एक परिवार को किस प्रकार से संपन्न किया जा सके, इस निमित्त उस पूरी राशि को हड़प लिया। ये भ्रष्टाचार का खुला आचरण है। नेशनल हेराल्ड को सरकार द्वारा संपत्ति दी गई और उसको खुर्द-बुर्द कर दिया। ईडी ने सेक्शन 8 में रिपोर्ट दी। कोर्ट ने कहा कि 25 तारीख को इस मामले में सुनवाई करेंगे। इसमें हल्ला मचाने की कहाँ ज़रूरत है? सुनवाई होगी और जो कार्रवाई कानून सम्मत है वो कार्रवाई होगी। इसमें इतना बवेला मचा रहे हैं पूरी पार्टी, जैसे कोई पार्टी पर हमला हो गया हो, व्यक्ति विशेष पर हमला होता है। इससे देखिए, न्यायोचित मामला कहीं भी होता है तो उसमें कानून का साथ देने का और ये प्रयास सबका होना चाहिए। सोनिया जी और राहुल जी जमानत पर है, ये बात तो अपन सब जानते हैं। कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी है, केवल व्यक्तिगत उपस्थिति की छूट दी है। 4 साल से कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अब बेबुनियाद बयानबाजी करके और जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। क्या देश में कानून को अपना काम नहीं करना चाहिए? ये विचार तो हम सबको भी करना चाहिए। मैं चाहूँगा कि आप जागरूक और चैनल्स हैं, समाचार पत्र है, तो इनको तो ये चाहिए कि देश की संपत्ति का कोई भी दुरुपयोग करे तो कानून का साथ देना चाहिए। केवल राजनीतिक, कोई भी लोग राजनीति करते हैं तो मैं सोचता हूँ कि ये एक उनके ईमानदारी पर भी प्रश्न चिन्ह है। हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी षड्यंत्रपूर्वक कब्जा करके ले जाए, अपने घर भर दे और हम चुप रहेंगे, ये ठीक बात भी नहीं है। अब जहाँ तक मोदी जी का मामला है, वो कहीं भी कानून का काम करेगा, इसमें कहीं हस्तक्षेप करते ही नहीं है। और ये बात तो सही है कि जो अपराध करेगा उसको तो दंड भुगतना ही पड़ेगा। ये भी हमें न खाएंगे न खाने देंगे वाली बात है, ये तो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। सवाल ये है कि नेशनल हेराल्ड पर कांग्रेस का हाथ था, जिसे सरकार की संपत्तियां मिली, विज्ञापन मिले, वो चल क्यों नहीं पाया? क्यों नहीं चल पाया? उसके पीछे भी कई कारण हैं कि वो संपत्ति का दुरुपयोग कर दिया गया। उस समाचार पत्र में जो पैसा आता था, शेयर्स का पैसा और जो पैसा आता था, वो उसके निमित्त नहीं लगता था, वो व्यक्तिगत काम में लिया जाता रहा। चल नहीं, क्योंकि उनकी चलाना ही नहीं था। फिर यंग इंडिया को ट्रांसफ़र के बाद 25-26 करोड़ रुपए सरकारी विज्ञापन में मिला, वो भी खा गए। स्वतंत्रता सेनानियों की जो आवाज़ थी उसे दबा दिया गया। ये ईडी को मतलब ये फालतू की ऐसी बात करते हैं कि हम आएंगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। देखिए, कानून सम्मत काम करना चाहिए। इसमें सरकार मेरी है कि इनकी है कि उसकी है कि उनकी आ जाएगी, तो इससे कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। जो अच्छा, ये मुकदमा भी दर्ज किसने कराया? ये सुप्रीम कोर्ट से दर्ज हुआ, कोई हमने नहीं दर्ज कराया। और ये आज की बात है भी नहीं, ये बात उस समय की है जब कांग्रेस के ही हमारे देश में प्रधानमंत्री थे। उस समय ये मुकदमा दर्ज हुआ, सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हुआ, जिसकी जांच हुई। तो ये कोई बीजेपी ने तो मुकदमा दर्ज नहीं कराया था ईडी के पास। जब कांग्रेस के राज में सुप्रीम कोर्ट ने जो मुकदमा दर्ज कराया, उस पर जांच चल रही है और उसमें बवेला मचा रहे हैं कि इसमें हमें परेशान किया जा रहा है। कौन परेशान कर रहा है? आज समाचार पत्रों में भी आया है, कांग्रेस के नेता भी बढ़ चढ़ करके इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि ये ठीक बात नहीं है। उनको सबको कानून का काम करेगा, इसमें धैर्य से बैठना चाहिए और जो जवाब देना है दो ना। ईडी के सामने जब ईडी बुलाती है, कोई भी पूछताछ के लिए बुलाती है, आज भी वाड्रा जी को बुलाया, जवाब देंगे तो सत्य सामने आ जाएगा। जब जवाब है ही नहीं तो फिर
कानून का काम करेगा। इसमें बीजेपी की सरकार का कोई लेना देना नहीं है, न कोई केंद्र सरकार का, न राज्य सरकार का। जो कानून सम्मत काम करेगा उसको न्याय मिलेगा। कानून के खिलाफ में जो काम करेगा, व्यक्तिगत उपयोग के लिए सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग करेगा, हड़पना चाहेगा, उसको सजा मिलेगी। वैसे वक्त बिल्कुल लेकर भी आज बैठक हुई, किस तरह से रहेगा, क्योंकि माइनॉरिटी को साधने का एक कवायद किया जा सकता है। बीजेपी कांग्रेस लगातार कह रही है कि अब अल्पसंख्यक को साधने के लिए बीजेपी इस तरह के अभियान चला रही है। देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 ये संसद में पहले पेश किया गया, उसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया गया। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में सभी दलों के लोग उसमें सम्मिलित होते हैं और उन्होंने अपनी अपनी राय रखने के बाद में जो संशोधनों के साथ बिल वापिस सदन में पेश हुआ वो लोकसभा में पारित हुआ, फिर राज्यसभा में पारित हुआ। उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति जी ने और उस पर हस्ताक्षर करके और उसको कानून बना दिया। अब इसमें कानून को लोगों को पढ़ना चाहिए और जब पढ़ेंगे तो सही स्थिति सामने आ जाएगी। आप सब ने भी पढ़ा है, आपको भी पता है कि इस कानून में ऐसी कोई बात नहीं है